हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसका सिलेबस क्या है, मैथ का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सब आज देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी बच्चा इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देंगे, क्लास 10th का एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम वो 2027 में देंगे, तो वैसे बच्चा के लिए हमारे इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा वो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th का जो मैथ है, मैथ का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर का नाम है। दूसरा जो चैप्टर है इसका नाम है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद है। इसके बाद तीसरा अध्याय जो है, तीसरा चैप्टर, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम है इसका। यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा अध्याय है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। उसके बाद छठा अध्याय है, इसका नाम है त्रिभुज। इसमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। इसके बाद सातवां लेसन जो है इसमें है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, इसके बाद आठवां जो चैप्टर है, आठवां चैप्टर में है त्रिकोणमिति। आठवां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात भी। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर जो है अध्याय, 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में पढ़ना है वृत्त। क्या पढ़ना है? वृत्त। 11 नंबर अध्याय है, इसमें पढ़ना है रचना। क्या पढ़ना है? रचना। 12 नंबर में 12 नंबर अध्याय जो है इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 13 नंबर में है, 13 नंबर में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन 13 में। 14 में है सांख्यिकी। 14 में है सांख्यिकी। और 15 में है प्रायिकता। 15 में है प्रायिकता। 15 में है प्रायिकता है। तो मैथ का जो है यही सिलेबस है, और हम लोग को क्लास 10th में जो मैथ का चैप्टर है बस यही चैप्टर सब पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, जो नया बुक आया है उसमें क्या किया गया है, ये रचना को हटा दिया गया है। रचना है ना, हटा दिया गया है। ये एनसीईआरटी में किया गया है, लेकिन अभी तक जो है बिहार बोर्ड में लागू नहीं किया गया है कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो जब चेंज हो जाएगा, अगर चेंज हो जाता है तो केवल यही हटेगा, बाकी बात सारा चीज यही पढ़ना है, सभी चीज यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या जो है पहला चैप्टर, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो मैथ का जो है पहला चैप्टर है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं।
तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। देखिए ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये मैथ का एक यूनिट है, एक इकाई है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो ये संख्या पद्धति से ही ये चैप्टर को निकाला गया है। संख्या पद्धति से ही चैप्टर को क्या किया गया है? निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्लास 10th का जो एग्जाम होता है, इसमें मैथ का पहला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, संख्या पद्धति से भी संबंधित क्वेश्चन सब रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो बच्चा क्लास 9th में 8 में मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है, तो वैसे बच्चा के लिए भी यह वीडियो रामबाण होगा, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि क्लास 10th का जो मैथ है, मैथ में हमारा नंबर अच्छा आए, 100 में 100 अच्छा नंबर आए, तो जितना बताएंगे, जो सब नोट करवाएंगे, वो सब आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति किसको कहा जाता है? संख्या पद्धति किसको कहते हैं? तो ये संख्या पद्धति क्या बोले, गणित का एक यूनिट है, एक इकाई है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है, ये क्या है? ये संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये संख्या पद्धति हो गया। हम बोले थे ना कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसमें आया है संख्या। ये क्या है? संख्या। अब संख्या बनता कैसे है देखते हैं। जैसे हम कहेंगे 554 है, ये एक संख्या है। ये क्या है? एक नंबर है, संख्या है। लेकिन इसी में हम कहेंगे इस संख्या में ये 4 क्या है? तो 4 जो है ये डिजिट है। 4 क्या है? ये डिजिट है। डिजिट यानी अंक है। क्या है? ये अंक है। 5 क्या है? तो 5 अंक है। फिर 4 क्या है? तो 4 भी क्या है? एक अंक है। ठीक है, तो आप देखिए हम कहेंगे ये अंक क्या होता है, ये अंक किसको कहते हैं? तो अब जो है देखते हैं अंक। अंक क्या होता है? इंग्लिश में इसको डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। देखिए डिजिट जो होता है, हम कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये है ना, ये सब को क्या कहेंगे? ये सब को हम लोग डिजिट कहेंगे, को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी गणित में कुल अंकों की संख्या कितना होता है? गणित में कुल अंकों की संख्या, कुल अंक कितना होता है? तो कुल अंकों की संख्या 10 होती है। टोटल अंक बताइए कितना है? तो टोटल अंक 10 है कि नहीं है? ये सारा का 10 है। तो देखिए ये जितना है ये सब 10, कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो गणित में टोटल कितने अंक है? तो 10 अंक है। अब यही सारा अंक देखिए, जब इसी में से हम सभी को क्या करते हैं? मिलाते हैं।
ये एक नंबर बन गया। क्या बन गया? नंबर बन गया। तो नंबर यानी संख्या। तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है वो संख्या क्या होता है? संख्या यानी नंबर, संख्या यानी नंबर। तो नंबर हम किसको कहेंगे? नंबर कहेंगे कि अंकों के समूह को ही क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। कहते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अंकों के, दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं 09, 08, 20, 30, 500, 1250 इत्यादि। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये सब अंकों का समूह है। अगर हम लोग 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 6, तो 6 के पीछे में ए जीरो रहता है। 6 के पीछे में क्या रहता है? जीरो रहता है। तो हम कहेंगे ये 6 क्या है? संख्या है। 8 क्या है? संख्या है। और यहाँ पे 20 क्या है? संख्या, नंबर है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, 2 डिजिट है। इसके बाद 30 क्या है? 30 संख्या है। 50, ये 500 क्या है? 500, तो 500 भी संख्या है। 12 से 50 क्या है? संख्या है। तो देखिए संख्या का कभी अंत नहीं होता, संख्या बढ़ते जाएगा, संख्या बढ़ते जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम लिख दिए इत्यादि सब क्या है? संख्या है। अब क्या करेंगे? संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। संख्या 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो देखिए ये जो वास्तविक संख्या है इसका और ये काल्पनिक संख्या है इसका, दोनों का डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो देखिए वास्तविक संख्या जो होता है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। लेकिन काल्पनिक संख्या जो है, काल्पनिक संख्या इसमें कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग जो है वो माइनस हो तो वो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे देखिए हम कहेंगे माइनस में रूट -2 है, रूट के अंदर क्या है? -2 है। अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं इसका आंसर कितना निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा -2। तो -2 निकल रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है? काल्पनिक संख्या। क्योंकि स्क्वायर का नियम होता है कि अगर किसी भी माइनस के पावर में, किसी भी माइनस जो है ना, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं इसको प्लस बनना है। क्या बनना है? प्लस बनना है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो हुआ लेकिन माइनस का माइनसे रह गया, माइनस का माइनसे रह गया, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। तो इसका डिफिनेशन हम आगे देखेंगे, आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। हम पहले क्या करते हैं सभी का डिटेल से देख लेते हैं। तो प्रकार है और इसका डिफिनेशन आगे देखेंगे। अब वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या में बांटा गया।
इसके बाद परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक है पूर्णांक संख्या, एक है पूर्णांक संख्या और दूसरा है भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। एक है पूर्णांक संख्या और दूसरा है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग एक संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। संख्या रेखा होता है, इस पे कहते हैं कि ये 0, इधर -1, -2, -3 है और इधर +1, +2, +3 है और ये बढ़ते जाएगा। लेकिन इसी में भिन्न संख्या को हम 3/5, 8/5 etc ये भिन्न के रूप में है। किस रूप में है? ये भिन्न के रूप में है। और ये जो है ये पूर्णांक के रूप में है। किस रूप में है? पूर्णांक के रूप में। अब देखिए ये पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या में देखिए 1 से इधर अनंत तक, 1 से लेके इधर अनंत तक जो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या को भी क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। प्राकृत संख्या को सम में तोड़ दिया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब में क्या है? टूट गया। कौन? प्राकृत संख्या। उसके बाद इधर बगल जो है ये है ऋणात्मक संख्या। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। और ये शून्य है। ये क्या है? शून्य है। जब प्राकृत संख्या और शून्य ये दोनों मिल जाता है, जब प्राकृत संख्या और शून्य आपस में मिल जाता है, तब ये बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। और ये भिन्न है। क्या है? ये भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे, टोटल के बारे में। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे और नीचे से शुरू करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो प्राकृत संख्या से करेंगे। प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, फिर भिन्न संख्या। जब ये दोनों पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और उसके बाद वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे। ये सब जब स्टार्ट करेंगे ना, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब क्लास स्टार्ट होगा, तो बीच बीच में मौसम निकालने का जरूरी आएगा। वहाँ पे मौसम निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग मौसम पढ़ लेते हैं। मौसम को बिल्कुल कंसेप्ट से, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो मौसा है, मौसा निकालना सीखते हैं। इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF हम लोग यही निकालेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखिए, मौसा जो होता है वो भाग के तरह ही बनता है, भाग होता है उसी तरह बनता है। तो देखते हैं, जैसे हम कहेंगे 12 है और यहाँ पे 68 है, तो 12 और 68 दो संख्या है, ये दोनों का मौसा निकालना है। क्या करना है? दोनों का HCF यानी मौसा निकालेंगे। तो ये 12 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। तो देखिए 12 को कितना बार पढ़ेंगे? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 होता है।
इसको घटाएंगे तो ये 8 होगा और ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब इसमें क्या है कि जब हम भाग बनाते हैं तो भाग में दशमलव डाल के यहाँ पे दशमलव दे करके तब यहाँ पे मान देते हैं और आगे निकालते हैं। लेकिन मौसम में इस तरह से नहीं बनता है। जो शेष बचता है, शेष से जो शेष बचता है ना, शेष से भाजक में यानी जिससे भाग लगाते हैं उसमें फिर भाग देते हैं। तो इसको ना क्या करेंगे, बारी बारी से इधर लाएंगे। अब यहाँ पे 12 आएगा। अब 8 से यानी शेषफल 8 था, 8 से 12 में भाग देंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4। फिर अब देखिए 8 से भाग दिए थे, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, बच गया शेष 4। तो फिर क्या करेंगे, 8 को इधर लाएंगे। 8 को जब लाएंगे अब 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8। देखिए पूरा पूरा कट गया। अब देखिए अंतिम भाजक मौसा जो कहलाता है, वो मौसा क्या होता है, तो अंतिम भाजक यानी लास्ट वाला भाजक जो होता है जिससे भाग लगाते हैं वही हमारा मौसा कहलाता है। और देखिए यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो गया ना, तो अंतिम भाजक कौन है, 4 है। अंतिम भाजक 4 है तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, 4। यानी मौसा कितना निकल गया, 4 निकल गया। इसी प्रकार हम कहेंगे कि 13 है और 70 है। 13 है और 70 है, तो आप लोग भी साथ साथ निकालिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है निकालेंगे तो हो जाएगा 13 पाँचे 65। कितना होगा, 13 पाँचे 65। अब 10 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 5। ये 6 से 6 खत्म, फिर ये आगे बढ़ेगा। अब उतारना किसको, 13 को इधर लाएंगे। 13 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 होगा। इसको फिर घटाएंगे तो हो जाएगा 3। कितना होगा, 3 होगा। देखिए 13 से भाग लगाए थे, भाग लगाने के बाद शेषफल बचा तो 13 को इधर लाए, फिर 5 से भाग दिए, फिर शेषफल 3 बच गया। तो अब 5 को इस तरफ लाएंगे, इधर बगल 5 को लाए, यानी भाज्य के रूप में किसको लाए, 5 को। अब लगाना है 3 से, तो फिर 3 एकम 3 होगा, उतरेगा 2। फिर आगे बढ़ाएंगे, अब आएगा कौन, 3 आएगा। 3 में लगाएंगे 2 से, 3 में लगाएंगे 2 से तो एक बार में लगेगा, 2 एकम 2। इसको फिर नीचे उतारेंगे। देखिए सब भी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सब में माइनस कर रहे हैं। बच गया 1। अब शेष फिर बच गया। अब किसका बारी है, 2 का। 2 लाएंगे, 1 में कितना से गुना करें ताकि 2 हो, तो 2 से, तो 2 एकम 2 होगा। अब देखिए पूरा पूरा खत्म हो गया। तो कितना से कटा, कितना से कट गया, तो कटा 1 से ना, तो इसका मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम कहेंगे 18 है और इधर बगल 70 है। कितना है, 70 है। अब लगाएंगे 18 से, तो देखिए 18 से जब लगाएंगे तो 18 का पहाड़ा जो होता है, टेबल 18 का, उसमें तो 70 नहीं आता है ना। 70 से कम आना चाहिए। 18 तिया 54 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 54। फिर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 18। 16 से लगाएंगे 18 में तो एक बार में लगेगा, 16 एकम 16। फिर घटाएंगे तो उतरेगा 2। अब फिर इसको बढ़ाएंगे, अब किसका बारी है, तो 16। तो 16 इधर आएगा। 16 में भाग लगाएंगे कितना से, 2 से। 16 में 2 से भाग जब देंगे तो 8 बेर में लगेगा, 8 दूना 16, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे
अंतिम भाजक क्या है, इसमें अंतिम भाजक तो 2 है, अंतिम भाजक कौन है, 2 है, इसीलिए मौसा कितना होगा, इसका मौसा 2 होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है मौसा निकाल लिए हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक से था। और जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या तो उसमें मौसा का जरूरी होगा। तो जहाँ पे मौसा निकालने का जरूरी पड़ेगा वहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रकार से मौसा निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इससे संबंधित हम 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए भी देंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो बोर्ड यहाँ पे बोर्ड पे हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए है होमवर्क, ये आप लोग के लिए है होमवर्क। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको बना करके और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे, फिर मिलते हैं आप लोग से अगला क्लास में।